आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। ये 72वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी में अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है? इनकी जो दामोदर नदी है उसकी कौन से सहायक नदी है? तो इसके जो सहायक नदी है कौन से है? ये बराकर हो जाएंगे। बराकर है जो दामोदर नदी के सहायक नदी है। दामोदर नदी है तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस पर पंचेत बांध है जो इसी पर है। इसको बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है क्योंकि बंगाल में इसी नदी की वजह से ही वहां पर बाढ़ आते हैं, जिसकी वजह से बंगाल के शोक नदी दामोदर को कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बराकर नदी। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय श्रेणी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। हिमालय श्रेणी को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। देखिए शिवालिक है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और ट्रांस हिमालय। आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले 4 होना चाहिए। उसके बाद कौन आता है? बृहद हिमालय आता है, इसका मतलब 2 होना चाहिए। और उसके बाद आता है लघु हिमालय यानी कि 3। और सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीनतम है शिवालिक है, तो इसका इसके बाद 1 होना चाहिए, यानी कि 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 इसका मतलब 1 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि रावी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कर लीजिए। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और यह चंबा घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। रावी के बारे में ये क्या है? सही है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाओं के दक्षिण पूर्व भाग के बीच क्षेत्र को सिंचित करती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के में महत्वपूर्ण वर्षा होती है? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होती है? ये होती है तमिलनाडु तट पर। जो भारत में जो मौसम है दक्षिण पश्चिम मौसम जो रिटर्निंग आती है, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी से जल को ग्रहण करती है और ये जो तमिलनाडु के तट है वहां पर भारी मात्रा में वर्षा करवा देती है। तो ये होती है क्या? रिटर्निंग मानसून, जो लौटता हुआ मानसून होता है, उसी के कारण यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु तट पर हो जाएगा। और इसे रिटर्निंग जो मानसून होती है उसके वजह से बारिश होती है और इसकी जल ग्रहण है जो बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करती है और तमिलनाडु तट पर बारिश हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 देखिए मिलान करना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए कोपेन है एक खगोल शास्त्री थे और इन्होंने विभिन्न क्षेत्र का अध्ययन किया और उसका एक अपने हिसाब से वो नाम दिए थे। उस क्षेत्र के जलवायु के अनुसार उस क्षेत्र को नाम देते हैं। पूछ रहा है कौन सा मिलान इसमें विचार करना है और कौन सा युग में जो सही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एएस जो क्षेत्र होता है उसे कौन सा क्षेत्र होता है? कोरोमंडल क्षेत्र होता है, इनकी भारत के पश्चिमी तट। नहीं भाई, भारत के पूर्वी तट होनी चाहिए था, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई जम्मू कश्मीर क्षेत्र नहीं, ये ई जो होता है वो क्षेत्र हो जाएगा आपको रेगिस्तान वाले क्षेत्र हो जाएंगे। ए डब्ल्यू पश्चिमी सुदूर पश्चिमी राजस्थान नहीं, जो पश्चिमी सुदूर राजस्थान के लिए बनाया गया था जो कोड था वो BSHW था। इसमें कौन सा सही हो जाएंगे? CWG गंगा के मैदान। देखिए यहाँ पर जी का अर्थ होता है गंगा, ये जी का अर्थ होता है गंगा, तो जी को गंगा से डिनोट किया गया था। तो इसमें हो जाएगा केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर में सबसे कम अंतर होता है? दैनिक तापांतर का होता है दिन और रात में जो अंतर में तापमान में जो अंतर देखा जाता है उसे दैनिक तापांतर कहते हैं। और सबसे कम कहाँ होता है? तो ये सबसे कम होता है अंडमान द्वीप पर होता है। सबसे कम कहाँ होता है? अंडमान द्वीप पर होगा। और सबसे ज्यादा पूछेगा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा है जो थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर यहाँ पर होता है। सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? थार मरुस्थल में। और सबसे कम कहाँ होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों पतन की संख्या कम है। बात ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर पूर्वी घाट है जो क्या है बंदरगाह के लिए अनुकूल दिशा उपलब्ध नहीं कराती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में क्या है बंदरगाह हमें कम देखने को मिलता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े और एक उन्नमजित तट का उदाहरण है, क्योंकि इस क्षेत्र में चौड़ा मैदान है और प्राकृतिक जो दशा है वो अनुकूल है, सॉरी प्रतिकूल होता है बंदरगाह के लिए, जिसके वजह से इस क्षेत्र में क्या है हमें बंदरगाह देखने को नहीं मिलता। ये भी कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कारण और कथन और कारण दोनों के दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में सतलुज नदी का स्थानीय नाम क्या है?
तो तिब्बत में जो सतलुज नदी है उसका स्थानीय नाम क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लांगचेन, लांगचेन खम्बम, लांगचेन खम्बम है जो तिब्बत में सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश से जो सतलुज नदी है कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो सिप्तीला दर्रा से प्रवेश करती है और ये राकसताल झील से इस नदी का उद्गम होता है। जो सतलुज नदी का उद्गम किस झील से होता है, राकसताल झील से उद्गम होता है और भारत में प्रवेश है वो सिप्तीला दर्रा से होता है। इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो लांगचेन खम्बम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। भारत के जलवायु को निर्धारित करने के लिए किस किस के बारे में पूछा जा रहा है। स्थल और जल की वितरण बिल्कुल सही है, यह है कि भारत के जलवायु को प्रभावित कर सकती है। हिमालय पर्वत की उपस्थिति, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण जो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है उसको क्या है, रोक दिया जाता है। समुद्र से दूरी, कोई भी क्षेत्र को समुद्र से दूरी है, किसी भी क्षेत्र को समुद्र से दूरी है उसके जलवायु को प्रभावित कर सकती है, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। उच्चावच संबंधी विशेषता, उच्चावच संबंधी विशेषता ये भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। उच्चावच संबंधी विशेषता है ये भारत के जलवायु को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से इसमें सभी जो क्षेत्र है वो सभी जो पॉइंट दिया गया है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित कर सकती है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा तमिलनाडु के मैदान को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी से जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सी दर्रा तमिलनाडु के मैदान को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी से जोड़ती हैं, कौन सी जोड़ती हैं, तो ये हो जाएगा पालघाट। पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो पालघाट के द्वारा जोड़ा जाता है। वहीं थाल घाट है, थाल घाट है इस किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को, मुंबई और नासिक को, मुंबई और नासिक को, मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, तो ये थाल घाट जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। वहीं भोर घाट है, भोर घाट किसको जोड़ता है, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट। वहीं अम्बोली घाट, अम्बोली घाट किसको जोड़ता है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को, महाराष्ट्र और कर्नाटक को, महाराष्ट्र और कर्नाटक कौन जोड़ता है, तो अम्बोली घाट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो दर्रा है किस किस क्षेत्र को मिलता है, जोड़ता है, ये काफी बार पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कवारत्ती हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह नियो प्रोटेरोजोइक युग के दौरान निर्मित सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। देखिए सबसे पुराना भूभाग तो है लेकिन प्रोटेरोजोइक युग में नहीं बना था, ये बना था किस युग में बना था, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, टाइम पीरियड गलत है, लेकिन ये सबसे पुराना और स्थिर भाग है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। टाइम पीरियड सिर्फ हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बना था प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। इसका निर्माण मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका निर्माण गोंडवाना भूभाग के विवर्तनिक विखंडन और उत्तर की ओर खिसकने से हुआ है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बाकी 1 नंबर जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है। पश्चिम घाट के बारे में आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है। भारत में फूलों के पौधों की सभी प्रजातियां का लगभग 1/3 हिस्सा पश्चिम घाट के क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भारत के 6 राज्य जैसे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और नीचे वाला जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहां तक पश्चिम घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में पूर्व में स्थित क्षेत्रों में अक्सर ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो तुलनात्मक रूप से शुष्क परिस्थिति के अनुकूल होती है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी नंबर कह रहा है कि इसमें सिमलीपाल और अगस्त मलाई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। देखिए अगस्त मलाई जो रिजर्व है ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में तो शामिल है क्योंकि ये तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये क्या तो सही हो जाएंगे। लेकिन सिमलीपाल कहाँ है भैया, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है और उड़ीसा पूर्वी भाग का हिस्सा हो जाएंगे, ये इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ है, उड़ीसा में है और उड़ीसा पूर्वी घाट का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर कह रहा है कि खादर और बांगर मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये क्या होती हैं, ये जो बाढ़ आते हैं उस क्षेत्र की मिट्टी है। खादर, खादर वैसी मिट्टी होती है जहां पर हर साल बाढ़ आती है और बांगर वैसी मिट्टी होती है जहां पर बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से ये पुरानी मिट्टी होती है। और खादर क्या है, हर साल बाढ़ की पानी पहुंच पाती है, जिसके वजह से ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ये पढ़िए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बांगर में वार्षिक बाढ़ द्वारा जमा किए गए नया जलोढ़ होता है जो कंकर रहित उपजाऊ भूमि होती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट किसकी है, ये बांगर की नहीं है, ये खादर की विशेषता है। बांगर है यहाँ पर क्या होती है कि बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है लंबे समय तक, जिसकी वजह से क्या है पुराना जलोढ़ होता है।
खादर पुराने एवं उच्च जलोढ़ मैदान होते हैं जो नदियां से दूर स्थित होते हैं और इसमें कंकर की अधिकता होती है। ये किसके बारे में बताया गया था? ये बताया गया बांगर के बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, दोनों को दोनों उल्टा हो जाएंगे, इसलिए दोनों को दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित हिमालय चोटी को उसके ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़का से छोटका की तरफ जाना। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा हो जाना चाहिए कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, इसके बाद मकालू, धौलाधर, नंगा पर्वत। ये क्या है? तीनों के तीनों सब सजा के दिया हुआ है। ये तीनों के तीनों जो दिया है, चारों स्टेटमेंट है वो सजा के दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी इसमें कौन है? कंचनजंगा है। दूसरी ऊंची चोटी कौन है? मकालू है। तीसरा स्थान पर धौलागिरी है और चौथा हो जाएगा नंगा पर्वत। इस प्रकार से 15 के हो जाएगा ए नंबर आंसर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधार रेखा से भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार कितनी होती है? देखिए प्रादेशिक जब भी जल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो प्रादेशिक कितनी हो जाएगी? 12 जो समुद्री मील है इसी को 12 नॉटिकल मील कहा जाता है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगी। ये हो जाएगी प्रादेशिक जल सीमा। वहीं आपसे पूछा जाएगा 24 नॉटिकल मील क्या होता है? तो 24 नॉटिकल मील होता है उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। 24 नॉटिकल मील होता है वो संलग्न क्षेत्र होता है। और 200 नॉटिकल मील जो होता है वो क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ईईजेड बोला जाता है। ईईजेड बोला जाता है। ईईजेड बोला जाता है। 200 नॉटिकल मील को ईईजेड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्या आपसे पूछा जाएगा? 17 क्या है? पर्वतीय दर्रा है और केंद्र शासित प्रदेश है, इसको क्या करना है? मिलान कराना है। पर्वतीय दर्रा है और केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। मुलिंगला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। मुलिंगला दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाता है? सिपकिला दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मिंगला दर्रा ये कहाँ हो जाएगा? तो मिंगला दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। बोमडीला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 2413। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारतीय तटीय की कुल लंबाई कितनी हो गई है? देखिए नवीनतम जो आंकड़ा आया है, जो तटीय रेखा की लंबाई अब कितनी हो गई है? द्वीप सहित हो गई है 11,098 यानी कि 11,098 किलोमीटर है। ये नवीनतम डेटा है। पहले की अपेक्षा ये डेटा काफी बढ़ चुका है। पहले संभवतः 7500 किलोमीटर होता था, अब कहाँ 11,098 किलोमीटर हो गया है। तो ये जो नवीनतम डेटा आया है वो 11,098 किलोमीटर है। ये कुल तटीय लंबाई है भारत के द्वीप सहित है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई पूछा जाएगा आपसे कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात पहला नंबर पर है। दूसरा सबसे ज्यादा तटीय लंबाई किसका है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। और तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? था आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप याद रखेंगे पहले स्थान पर हो जाएगा गुजरात तट की लंबाई में, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु और तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखा 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय प्रायद्वीपीय भारत को तीन तरफ से घेरे हुआ है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको तीन तरफ से कौन घेरा हुआ है? इसको कौन सा घेरा हुआ है? तो इसको घेरा हुआ है हिंद महासागर। देखिए प्रायद्वीपीय का अर्थ ही होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो कौन सा क्षेत्र, जो वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देश पर विचार कीजिए, नेपाल, भूटान, चीन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य उपरोक्त सभी देशों से अपने के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये ट्राई जंक्शन पर कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम है, जो नेपाल, भूटान, चीन से भी साझा करता है सीमा। सिक्किम है जो ट्राई जंक्शन पर है, नेपाल, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्या आपसे पूछा जा रहा है? 21 नंबर 21 है, मैंग्रोव वन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मैंग्रोव वन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैंग्रोव वन ये पहला कह रहा है कि ये समुद्री परिस्थिति तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक औसत कार्बन स्टॉक बनाए रखते हैं। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, क्योंकि जो समुद्री परिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन संग्रहण करने का क्षमता है जो मैंग्रोव वन के पास होती है। ये तटीय खारे वातावरण में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पौधे होते हैं। यानी कि लवण सहिष्णु का मतलब होता है कि ये पौधे हैं जो लवणीय मृदा में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे? दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? ये बात हो जाएंगे सही हो जाएंगे। और देखिए जब ज्वार भाटा आती है तो मिट्टी के कटाई से भी मैंग्रोव वन है जो मिट्टी के कटाई को रोकता है। विभिन्न सारे जो जलीय जीव होता है, पक्षी होती है, उसको संरक्षण भी मैंग्रोव वन देता है। ये क्या है? जो परिस्थिति होती है उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण होती है मैंग्रोव वन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा है जो पृथ्वी पर
22.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है, और ये भारत के 8 राज्य से गुजरती हैं। ये कौन कौन सा राज्य हो जाएंगे? तो अगर हम पश्चिम से अगर पूरब की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, दूसरा स्थान पर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथा स्थान हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, और छठा इसमें झारखंड, सातवां हो जाएगा कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो पश्चिम से पूरब गुजरते हैं तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा है जो नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, कह कि मध्य उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मध्य उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कह लीजिए, कह रहा है कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। ये बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूर्व में क्या है? पतला होते चल जाता है, और पश्चिम में क्या है? इसकी भाग चौड़ी है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बिल्कुल, और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड कहाँ हो जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र है और नदी की सीमा। आप जानते हैं कि हिमालय को नदी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किसको कहते हैं? सिंधु और सतलज के बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय इस मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं? काली और कुमायूं हिमालय किसका हो जाएगा? हो जाएगा सतलुज और काली, सतलुज और काली नदी के जो बीच के क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय किसे कहते हैं? काली और तीस्ता के बीच के जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और देहांग के बीच के जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2314, 2314, 2314, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा? 25 नंबर। आइए, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो पहाड़ियां निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो आप जानते हैं कि ये जो पूर्वोत्तर भारत में ये जो पटकाई, नागा, मणिपुरी, मिजो पहाड़ी है किसका है? ये पूर्वांचल हिमालय का है। ये हिमालय का ही विस्तार है। ये पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। आइए 26 नंबर, भावर पट्टी के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो भावर पट्टी के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाएगा? ये हो जाएगा तराई क्षेत्र हो जाएगा। ये नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है, तो आप जानते हैं कि बिहार में जो उत्तर बिहार में जो नेपाल से सीमा साझा करती है उस जिला में तराई क्षेत्र का विकास हुआ है। ये तराई क्षेत्र हो जाएगा जो भावर के दक्षिण में स्थित होता है। ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। ये 27 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान के निम्नलिखित में किस हिस्से को ऐतिहासिक रूप से उत्तरी सरकार कहा जाता है? तो उत्तरी सरकार किसको कहा जाता है? जो उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं, उड़ीसा वाले क्षेत्र उसी को उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है कौन से नदी वाले क्षेत्र हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे महानदी और कृष्णा के जो बीच का क्षेत्र है वो लगभग उड़ीसा वाले क्षेत्र आते हैं, और इसी को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आइए 28 नंबर, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप में किस दिशाएं में उन्मुख है? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, ये किस दिशा में है? ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, और ये किसका हिस्सा है? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। 29 नंबर, पर्वत प्रायद्वीपीय पठार की अनाईमुडी चोटी निम्नलिखित में किस पहाड़ी में स्थित है? अनाईमुडी चोटी है ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई है जो 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये किसमें स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों पहाड़ी श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप जानते हैं कि महेंद्रगिरी कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। जवादी की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। अन्नामलाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे? सबसे दक्षिणतम हो जाएंगे। अन्नामलाई सबसे दक्षिण में हो जाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले कौन हो जाना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो सी डी आंसर हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। उसके बाद उसके दक्षिण में कौन आता है? तो उसके दक्षिण में आता है, कौन सा आता है? उसके दक्षिण में होगा, इसमें आपको होगा सेवराय की पहाड़ी, यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा। तो सबसे दक्षिण में इसमें हो जाएंगे कौन सा? अनाईमुडी। उसके दक्षिण में कौन सा होगा? उसके उत्तर में, यानी कि अनाईमुडी के उत्तर में कौन होगा? सेवराय की पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी के उत्तर में कौन होगा? तो जावदी पहाड़ी। और सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? तो सबसे उत्तर में महेंद्रगिरी, और ये उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन
क्या कहा जा रहा है 31 क्या कह रहा है कि मिकिर पहाड़िया निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़िया कहाँ स्थित है, मिकिर पहाड़िया हो जाएगी असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, तो ये असम में स्थित है। 32 नंबर, उत्तरी मैदान की भावर मिट्टी में पाए जाने वाली कैल्शियम युक्त निक्षेप को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, जिसे कंकर कहते हैं। आइए 33 नंबर, भारत के तट पर निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपतटीय द्वीप की संख्या सबसे अधिक है। तो जो द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है वो कहां पर हो जाएंगे, हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप पर। अंडमान निकोबार द्वीप पर लगभग 800 से ज्यादा द्वीप के समूह है। आइए 34 नंबर, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार करना है। उपरोक्त में कितने में प्रवाल भित्तियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो प्राकृतिक रूप से प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कच्छ की खाड़ी में पाई जाएगी, खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, सुंदरवन में नहीं पाई जाती है। ये केवल 2 ऐसे क्षेत्र है ये उपरोक्त 4 ऑप्शन में जहां पर प्राकृतिक रूप से प्रवाल भित्तियां है जो पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, कह रहा है कि 16 वन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 16 वन नीलगिरी और आसपास की पहाड़ी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा कार्य है कि इसमें रोडोडेंड्रॉन जैसे समशीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हिमालय की वनस्पतियों के समान है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, ये बात हो जाएंगे सही। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा गलत है, तो न तो एक न तो दो, क्योंकि दोनों को दोनों बात क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की विशिष्ट प्रजातियां है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की विशिष्ट प्रजातियां कौन से हो जाएंगी। ये क्षेत्र वैसा क्षेत्र में जहां पर पानी की कमी होती है, कहीं वहीं पर कांटेदार वन की विकास होता है। और ये इसमें कौन से इसका उदाहरण है, तो नीम हो जाएंगे, पलाश हो जाएंगे। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। क्योंकि हर्रा हर्रा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सगौन क्या है, तो ये आर्द्र पर्णपाती वन है। ये आर्द्र पर्णपाती वन है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। आपसे पूछा जा रहा है तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इसमें नीम और पलाश है जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 37 नंबर, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। समय के साथ यह 3 प्रमुख जल निकाय प्रणालियों में विभाजित हो गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पश्चिमी भाग में सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदी का विकास हुआ है। ये बात क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ है। उपमहाद्वीप का मतलब कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र का विकास हुआ, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र से इसका विकास हुआ है, मध्य से नहीं विकास हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है कौन सही है, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए 38 नंबर, निम्नलिखित में किस गैस को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड को मीथेन गैस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर 39 क्या कहा जा रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शीतकालीन वर्षा के संबंध में बात करना है। शीतकालीन मानसून पवन शुष्क और प्रतिचक्रवाती प्रकृति की होती हैं, जिसे भारत में भारी वर्षा होती है। ये भारी वर्षा नहीं होती है भारत में, हल्की फुल्की वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है। ये होती है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होती, लेकिन भारी वर्षा होती है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि भूमध्य सागर से आने वाली समशीतोष्णीय चक्रवात उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये जो पश्चिमी विक्षोभ इसी को कहा जाता है। ये क्या होती है, भूमध्य सागर से जल ग्रहण करती हैं और आकर के भारतीय क्षेत्र में ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या है कि बारिश कराती है, जिससे क्या है कि जो उस समय रबी के फसल होते हैं उसको काफी लाभदायक होता है। ये वर्षा होती है जो, इस प्रकार से इसमें कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2 सही है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय तूफान और संबंधित विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। काल वैसाखी, काल वैसाखी की विशेषता क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है काल वैसाखी। काल वैसाखी हो जाएगी जो चाय, जूट, चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है। मैंग्रोव सागर, मैंग्रोव सागर होता है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के पूर्व मानसून वर्षा है। लू है जो उत्तर भारत के मैदान की शुष्क पवन है। वही ब्लॉसम सावर क्या है, केरल में कॉफी के फूल खिलने में सहायता करती हैं ब्लॉसम सावर के द्वारा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका मतलब हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। उपयुक्त नदी में जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटनाक्रम कौन सा है।
मतलब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद सबसे कम, उसके सबसे कम इनकी जल ग्रहण क्षमता घटते क्रम में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगी, गोदावरी के हो जाएगी, इसका मतलब सबसे पहले होना चाहिए 3। उसके बाद किसका हो जाएगी, कृष्णा के, उसका मतलब 1, उसके बाद आना है 2। 3 1 2, 3 1 2, इसका अर्थ है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जल ग्रहण क्षमता घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता किसकी हो जाएगी, ये तीनों ऑप्शन में, गोदावरी की, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद स्वर्णरेखा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के निम्नलिखित तट को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं कि सबसे इसमें देखिए काठियावाड़ तट होता है, जो गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। कोंकण तट किसको कहते हैं, गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। वही मालाबार तट कौन सा हो जाएगा, तो केरल के जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। और कच्छ के तट के कौन सा तट हो जाएगा, तो ये गुजरात के तट को, उत्तरी जो गुजरात है उसको कच्छ तट कहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर जाना, तो इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, सबसे दक्षिण में हो जाएगा मालाबार वाला तट, यानी कि सबसे दक्षिण में केरल वाला तट है मालाबार, तो 3 सबसे दक्षिण में हो जाएगा। उसके उत्तर में कौन सा हो जाएगा, तो कोंकण हो जाएगा, इसका मतलब 2 होना चाहिए। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 1 होगा। और सबसे उत्तर में कौन सा है, तो कच्छ का तट है जो सबसे उत्तर में है, इसमें 4 ऑप्शन की 3214 आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ी तटीय झील है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो भैया बैरन द्वीप तो है, लेकिन लक्षद्वीप समूह नहीं होगा, क्योंकि लक्षद्वीप समूह पर नहीं है, बल्कि ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित है, न कि लक्षद्वीप पर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप पर है, न कि लक्षद्वीप पर है, इसके लिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे कि नहीं है, बाएं तट की सहायक नदी कौन सा नहीं है। इसमें देखिए घाघरा बाएं तट से मिलती है, गंडक बाएं तट से मिलती है, कोसी भी बाएं तट से मिल जाती है। यमुना है जो नहीं मिलती, भाई यमुना किस तट से, तो ये दाएं तट से, यमुना दाएं तट से मिलती है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के पूर्व और पश्चिमी भाग के बीच समय के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो भारत के जो सबसे पूर्वी तट है वहां और पश्चिमी तट के भाग के बीच में समय का अंतर कौन सा दर्शाता है। तो आप जानते हैं कि पश्चिमी तट है गुजरात, वहां से कौन सा देशांतर गुजरती है, तो जो पश्चिमी तट है वहां से गुजरती है, कौन सा देशांतर गुजरती है, तो लगभग 68 डिग्री देशांतर गुजरती है। और जो सबसे पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश है वहां से 97 डिग्री जो देशांतर है गुजरती है, क्योंकि देशांतर से ही हम समय का निर्धारण करते हैं। और बीच के जो क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ से कितना के गैप हो जाएगा, लगभग 27 डिग्री देशांतर का गैप होता है, यानी कि लगभग 30 डिग्री देशांतर का गैप होता है। और इसी की वजह से उत्तर भारत के पश्चिम और पूर्व यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय होती है वहां पर 2 घंटे अंतर होती है, क्योंकि एक जो यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर है, 1 घंटे का अंतर होता है वो 15 डिग्री बराबर होती है, 15 डिग्री देशांतर बराबर होती है, तो 2 घंटे की गैप यानी कि 30 डिग्री देशांतर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंतर में 2 घंटा का अंतर क्यों दिखा जाता है, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर विस्तार का क्या है, अंतर है दोनों में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 46 नंबर, टीला, सेती और बेरी नदियां निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदियां है। टीला, सेती, बेरी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा घाघरा की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है 47, भारतीय मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। मरुस्थल में अंतर्निहित भूगर्भिक संरचना प्रायद्वीपीय पठार का एक उप सतही विस्तार है, ये बात क्या हो जाएंगे, बात हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है, क्योंकि जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठार का एक उप सतही विस्तार रहा होगा पहले। दूसरा कह रहा है कि लूनी नदी इसमें बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, लूनी नदी बहने वाली क्या है, एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है, ये बात बिल्कुल सही है। ये अरावली के पश्चिम से निकलती हैं और आप जानते हैं कि ये कच्छ की रण में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि अपना मुहाना है जो अरब सागर तक नहीं पहुंचा पाती हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्षा 180 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, नहीं भाई 180 मिलीमीटर के आसपास हो जाएगा तो ठीक ठाक क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर होता है 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, इसका मतलब क्या है, ये तीसरा स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएंगे। चौथा कह रहा है कि यह अनुदैर्य टीलों और बरखान से युक्त लहरदार स्थलाकृति वाली भूमि है, बिल्कुल सही है।
टीला और बरखान इसका निर्माण वैसे क्षेत्र में होते हैं, काष्ठ प्रदेश में होते हैं, जहां पर वायु है जो तेज गति से चलती है, जिसकी वजह से नरम पत्थर है कट जाती हैं और जो कठोर पत्थर है वो एक स्थलाकृति के रूप में बन जाती है, जिसे बरखान या टीला कहते हैं। तो ये क्या बात हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है, केवल और केवल 3 स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी 1, 2, 4 क्या था, सही थे। आइए 48 नंबर, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन के पठार के बारे में बात करना है, यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह पठार भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से एक पृथक होता है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह पश्चिम में ऊंचा है और इसकी ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर जाता है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दक्कन के पठार के बारे में तीनों की तीनों बात क्या है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदियां मध्य उच्च भूमि के जल अपवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कि कौन सी नदियां है जो मध्य उच्च भूमि के जल अपवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसके सही प्रतिनिधित्व कौन से करते हैं, ये करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन हो जाएंगे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर भागीरथी और आधिकारिक रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा के नाम से आधिकारिक रूप से कहां पर जानी जाती है, तो आप जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा है वो देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से जो 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 नदी विकास होता है यहीं के बाद से गंगा कहलाने लगती है। तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन पॉइंट है वो कौन सा है, देवप्रयाग है और यहीं से जो आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाने लगता है। हरिद्वार है, तो गंगा नदी जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो यहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। देवप्रयाग तक इस वाले क्षेत्र तक है क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। देव हरिद्वार के बाद क्या हो जाएंगे, ये मैदानी वाले क्षेत्र हो जाते हैं। हरिद्वार के बाद क्या है, मैदानी वाले क्षेत्र में गंगा है जो प्रवेश कर जाती है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आइए 51 है, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। झेलम का उद्गम पीर पंजाल के बेरीनाग झरने से होती हैं और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील से होकर के बहती हैं। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा कार्य कि व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है और यह सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है, ये भी बात सही है। चिनाब का निर्माण तांडी में चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से होती हैं और यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक है। नहीं भैया, सबसे छोटी नहीं है, ये चिनाब है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएंगे, इसलिए क्या ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। आइए 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन द्वाब शब्द का सही वर्णन करता है। द्वाब का अर्थ ही होता है दो नदी के बीच के जो क्षेत्र दो आब, दो मतलब दो क्षेत्र होना चाहिए, आब मतलब दो क्षेत्र, नदी के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे द्वाब कहा जाता है। यानी कि दो नदी के बीच में स्थित जो भूमि होती है उसे द्वाब कहा जाता है। पंजाब, यानी 5 नदी के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसे पंजाब कहा गया। आइए 53 नंबर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो जिंदागढ़ है, जिंदागढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है। अगर जिंदागढ़ ऑप्शन में ना हो तब महेंद्रगिरी लगाइएगा, अगर महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ दोनों है तो पहले जिंदागढ़ को पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो जिंदागढ़ नहीं रहेगा तब महेंद्रगिरी को लगाना है, अगर दोनों है तो जिंदागढ़ को पहले लगाना है। हो जाएगा आंसर सी नंबर। आइए 54 नंबर, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतर की बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बदलती रहती है। नहीं भैया, नहीं बदलती है। इसकी जो क्या दूरी होती है वो समान होती है, 111 किलोमीटर है। ये समान रूप से विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुव तक ये समान रेखा से होती हैं। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि बदलती नहीं है। इसमें कौन सही है, तो केवल और केवल 1 सही है। इसमें केवल और केवल क्या हो जाएंगे, 1 सही है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे, 55 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट से, पूछ रहा है कि दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है। तो दाएं तट से कौन सी मिलती है, दाएं तट से हो जाएगी सुबनश्री और मानस है जो दाएं तट से मिलती है, जबकि बूढ़ी दिहांग और धनश्री है ये बाएं तट से मिलती है। आपसे पूछा जा रहा है दाएं तट, तो हो जाएगा इसका आंसर कौन सा, 1 और 3 है जो दाएं तट से मिलती है। 56 नंबर, भारत में विभिन्न द्वीप समूह को अलग करने वाली चैनलों के संबंध में विचार करना है। 9 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। नहीं भैया, गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार को जो अलग करती है वो हो जाएगी 10 डिग्री चैनल, ना कि 9 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा
जो मिनी क्वाय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल है जो मिनी क्वाय को लक्षद्वीप से अलग करती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप समूह को मिनी क्वाय और कन्नौर द्वीप से विभाजित करती है। नहीं, 8 डिग्री चैनल है जो ये किससे अलग करती है, तो ये करती है किससे, ये नीचे हो जाएगा एक मालदीव और मिनी क्वाय से अलग करती है 8 डिग्री। मालदीव और मिनी क्वाय से अलग करती है 8 डिग्री चैनल, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें पूछ रहा कौन सही है, तो न तो एक न तो दो, इनके दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आइए 57 नंबर, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में कौन सी है। तो लघु हिमालय की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगी कौन सा, पीर पंजाल है। पीर पंजाल है जो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। आइए 58 नंबर, उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, लेकिन अब राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच एक भ्रंश के कारण अलग हो गई है। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात सही हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार आपके पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, हिमालय जो पहाड़ है, गारो खासी जयंतिया, वहां तक हुआ है, लेकिन बीच में एक भ्रंश के कारण क्या है, दोनों अलग हो गई, जिसे मालदा गैप कहा जाता है, इसी को मालदा गैप कहा जाता है। मेघालय पठार को गारो खासी और जयंती पहाड़ी में विभाजित किया गया है, इस खनिज संसाधन समृद्ध है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए क्या हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे, 59 कि हिमालय पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक है और ये तेज बहने वाली नदी द्वारा विच्छेदित है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर तक भिन्न होती है। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक चला जाता है। ये उल्टा कर दिया है, यानी कि जो हिमालय है वो पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ा है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में क्या है, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, बात गलत हो जाएंगे। पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी आधे हिस्से में ऊंचाई में भिन्नता अधिक होती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएंगे, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, बात सही हो जाएंगे। आइए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल धारवाड़ श्रेणी है और इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। चैंपियन श्रेणी का किससे मिलान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किससे, कोलार और रायचूर जिले की सोने की जो खदान है उसका संबंध है जो चैंपियन श्रेणी से हो जाएगा। चंपानेर श्रेणी का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका जो संबंध हो जाएगा जो बड़ोदरा के पास अरावली श्रेणी का हरा संगमरमर युक्त क्षेत्र, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो चंपानेर श्रेणी के बारे में बताया जा रहा है। वही अगला क्या है, अगला है चिल्पी घाट श्रेणी का संबंध किससे है, तो ये मालखंज कॉपर प्लेट के लिए, तांबा एस के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। वही अगला है रियोली श्रेणी का संबंध किससे है, ये किसका संबंध हो जाएगा, किससे, संगमरमर से समृद्ध और दिल्ली तक अलवर तक विस्तृत है, ये रियोली श्रेणी हो जाएंगे। ये सब किसके है, ये सब धारवाड़ श्रेणी के उदाहरण थे। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3421 इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, कश्मीर के करेबा आमतौर पर निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला के साथ पाई जाती हैं। करेबा क्या है, एक मिट्टी है और इसमें जम्मू कश्मीर में जो केसर का उत्पादन है जो इसी में किया जाता है, करेबा मिट्टी पर ही जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। किस मिट्टी पर, करेबा मिट्टी पर उत्पादन किया जाता है। और ये किस पर्वत श्रेणी पर है, किस पर्वत श्रेणी पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी पर हो जाएगा करेबा मिट्टी। आइए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 क्या हो जाएगा, भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, तो भोर घाट हो जाएगा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। कौन सा हो जाएगा, भोर घाट। गोरौन घाट किसको जोड़ता है, तो गोरौन घाट को जोड़ता है उदयपुर को सिरोही और जालोल से जोड़ता है। वहीं पाल घाट किसको जोड़ता है, तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर को कोचीन और कोझिकोड से जोड़ता है। थाल घाट किसको जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। इसमें कौन सा हो जाएगा 3142 इसका मतलब ए नंबर आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्या है, हिमालय दर्रा है और जुराब या विशेषता क्या है। बारालाचा किससे जुड़ता है, तो बारालाचा हो जाएगा लाहौर और लेह से जोड़ता है, बारालाचा दर्रा है। बोमडिला का दर्रा कहाँ पड़ता है, तब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर और किशन गंगा घाटी को जोड़ता है। वहीं लानकला दर्रा ये कहाँ हो जाएगा, लानकला दर्रा हो जाएगा अक्साई चीन लद्दाख को लहासा से जोड़ती है। ये कौन सा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4231 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है
केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल निम्नलिखित में किस हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख चोटियां है? तो केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये किसकी हिमालय की प्रमुख चोटियां हो जाएंगे? तो किसकी हो जाएंगे? हो जाएगा कुमायूं हिमालय का ये चोटी हो जाएंगे, कुमायूं हिमालय का ये चोटी हो जाएंगे। आइए 65 नंबर, डंकन पास निम्नलिखित में किस द्वीप युग को अलग कर किस द्वीप युग्म को अलग करती है? डंकन पास से किसको अलग करती है? तो आप जानते हैं किसको अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करती है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को करती है, डंकन पास के द्वारा ये अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 66 नंबर, बृहत हिमालय हिमाद्री के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे सतत श्रृंखला है। हिमाद्री क्या है? यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सतत श्रृंखला है। ये बात क्या हो जाएंगे? बात हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ये बात क्या है? सही है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियां शामिल होंगे। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग मुख्य रूप से अवसादी चट्टान से बनी है। नहीं भैया, अवसादी से नहीं बनी है, ये क्या है? बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अवसादी चट्टान से इसका निर्माण नहीं हुआ है। आइए 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गैप मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से पृथक करती है? अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे। ये कौन सा गैप हो जाएगा? मालदा गैप हो जाएगा। मालदा गैप की वजह से ही जो छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार पृथक होती हैं, और मेघालय के पठार और छोटा नागपुर पठार ये सब किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये किससे अलग होती है? तो मालदा गैप से अलग होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। 68 नंबर क्या है? उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में किन गैर उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के हिस्से शामिल है? ये कौन से इसमें शामिल हो जाएंगे? झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये क्या हो जाएंगे? ये उत्तर पूर्वी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित में उनकी तटीय रेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बरका से छुटका, यानी कि सबसे बड़ा तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे, सबसे लंबा तटीय रेखा है किसकी? गुजरात की। इसका मतलब सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, इसका मतलब हो जाएगा 4 नंबर। इसका नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है तटीय रेखा की लंबाई में, और तीसरा स्थान पर कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा, यानी कि 3। महाराष्ट्र हो जाएगा चौथे स्थान पर, इसका मतलब 2। इसका आंसर होना चाहिए 1432। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? 70 नंबर। 17 क्या पूछा जा रहा है आपसे? 70 नंबर में क्या है? दक्कन ट्रैप शब्द निम्नलिखित में किससे संदर्भित करता है? दक्कन ट्रैप शब्द निम्नलिखित में किससे संदर्भित करता है? तो जो दक्कन ट्रैप है किसके बारे में बताता है? ये किसके बारे में संदर्भित करता है? तो जगह बाल्टिक लावा प्रवाह एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है जो अपक्षीय होकर काली मिट्टी बनती है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दक्कन ट्रैप यही है, यहीं से जो अपक्षय की वजह से क्या होती है? काली मिट्टी का निर्माण होती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए है, जो काफी मिट्टी है जो काफी उपयुक्त होती है। अब महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र देखिएगा, वहां पर दक्कन ट्रैप का विकास हुआ है। और इसका विकास कैसे होता है? तो जब आग्नेय चट्टान निकलती है और उसके लावा ऊपर आकर के जम जाती है, तो उससे क्या होती है? दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, ये प्रहारी का। और इसी के समय के साथ अपक्षय की वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में कपास के लिए काफी प्रसिद्ध होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आइए 71 नंबर, हाइड्रोकार्बन की क्षमता के लिए प्रसिद्ध वाटज बैंक निम्नलिखित में किस क्षेत्र के तट के निकट स्थित है? ये किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए क्षमता के लिए प्रसिद्ध है वाटज बैंक। ये किसके तट पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी तट पर हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा है? वाटज बैंक है। और ये किसके लिए मुख्य रूप से उपयोगी है? तो हाइड्रोकार्बन की क्षमता के लिए। ये 72 नंबर, करियाचल्ली द्वीप भारत की निम्नलिखित में किस खाड़ी में स्थित है? करियाचल्ली द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? करियाचल्ली द्वीप है, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये 73 नंबर, माउंट कोयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट कोयोग है, ये अंडमान निकोबार की सबसे जो दक्षिणी अंडमान है वहां पर स्थित एक द्वीप है। माउंट कोयोग जो अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणी अंडमान है वहां पर स्थित एक द्वीप है। आइए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 के आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये द्वीप समुद्र के नीचे स्थित पहाड़ों का एक उठा हुआ भाग हिस्सा है। नहीं भैया, ये समुद्र के नीचे एक पहाड़ का उठा हुआ हिस्सा नहीं है, जबकि ये प्रवाल द्वीप से निर्मित एक मूंगा जो चट्टान होती है उससे निर्मित एक एटॉल है, जिससे ये निर्माण इसका हुआ है। दूसरा कह रहा है कि द्वीपों का यह पूरा समूह मोटे तौर पर 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होती है। नहीं, 10 डिग्री द्वारा नहीं विभाजित होती है, जबकि 9 डिग्री चैनल द्वारा जो लक्षद्वीप है जो विभाजित होती है।
10 डिग्री चैनल से कौन सा विभाजित होती है? तो ये विभाजित होती है अंडमान निकोबार विभाजित होती है, न कि लक्षद्वीप विभाजित होती है। चलिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही है? न तो एक न तो दो, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार का निर्माण करती है? सबसे पूर्वी विस्तार का निर्माण कौन से करती है? तो ये हो जाएगा पटकाई बूम। पटकाई बूम है जो सबसे पूर्वी भाग का निर्माण करती है, पटकाई बूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह काली, गंडक और त्रिशूल गंगा धाराओं के संगम से बनती है और नेपाल हिमालय से निकलती है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा में के मैदान में प्रवेश करती हैं और पटना के निकट सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती हैं। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट है जो गंडक नदी के बारे में सही है। आइए 77 नंबर, अमरकंटक क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक क्षेत्र हो जाएंगे, ये किस राज्य में हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे अमरकंटक। आइए 78 नंबर, 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य का समूह बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्या क्षेत्र है जो बांग्लादेश से साझा समूह करती है? बांग्लादेश से 5 राज्य है भारत के, वो सीमा साझा करती हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश से स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है जो भारत लगाती है, 4096 किलोमीटर। यानी कि सभी पड़ोसी देश में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगाव होती है? ये बांग्लादेश से होती है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 क्या कह रही है कि पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, ये असंतत और कम ऊंचाई पहाड़ी जो नदी द्वारा अत्यधिक अपर्दित है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पूर्वी क्षेत्र में क्या है? पूर्वी घाट में अत्यधिक नदी है जो आती है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई है जो निरंतर नहीं है पूर्वी घाट की, ये क्या है? कटा हुआ है। और इस क्षेत्र की पर्वत है वो, उसकी ऊंचाई भी कम है पश्चिमी तट के अपेक्षा। कलसुबाई और कंद्रेमुख पूर्वी घाट का हिस्सा है? नहीं भैया, कलसुबाई और कंद्रेमुख किसका हिस्सा है? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन सही है? तो केवल एक सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 80 नंबर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 80 नंबर, 80 नंबर, 80 80 80 क्या है? माउंट आइसो निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आइसो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट आइसो किसकी ऊंची चोटी हो जाएंगे? मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आइसो है। आइए 81 में क्या करना है? मिलान करना है। हिमनद है और स्थान है। हिमनद पूछा जा रहा है कि हिस्पारा, हिस्पारा है, इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? तो हिस्पारा का स्थान हो जाएगा काराकोरम। हिस्पारा का स्थान कौन सा हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। रीमो, रीमो जो हिमनद है उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लद्दाख। गंगोत्री, गंगोत्री का जानते हैं कि इसका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। जेमू, जेमू का कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2413, 2413 मतलब ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 82 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि पश्चिम से पूर्व में सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है, इसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पूर्व में आप जानते हैं कि खासी पहाड़ी है जो सबसे उत्तर में, सबसे पूर्व में होनी चाहिए। खासी कहाँ है? तो ये हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए सबसे लास्ट में। और इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? महादेव की पहाड़ी। यानी कि सबसे पश्चिम में महादेव की पहाड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ए होना चाहिए सबसे पहले, और सबसे पहले होना चाहिए ए, यानी कि एक। और उसके बाद कौन सा होना चाहिए? मैकाल की श्रेणी, मैकाल की श्रेणी एक के बाद 3, उसके बाद 2। यानी कि आंसर होना चाहिए 13 24, 13 24, 13 24 यानी कि डी नंबर इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 83 नंबर। 83 नंबर कह रहा है चोटी है और स्थान है, इसको मिलाना है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? तो ये जानते हैं कि सिक्किम में है। कामेत, ये चोटी कहाँ से है? कामेत, कामेत कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नामचा बर्मा, नामचा बर्मा कहाँ हो जाएगी? ये अरुणाचल प्रदेश में। सासेर कांगड़ी कहाँ हो जाएगी? ये लद्दाख में हो जाएगी। इस प्रकार से इसका हो जाएगा 2413, 2413 हो जाएगा आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। 84 नंबर क्या आपसे पूछा जा रहा है? 84 है, दिल्ली रिज को निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला का उत्तरी विस्तार माना जाता है? तो दिल्ली रिज को किसका उत्तरी विस्तार माना जाता है? तो ये हो जाएगा अरावली का। अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? दिल्ली तक है। इसी का उत्तरी विस्तार हो जाएगा दिल्ली। चलिए 85 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत की चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। सारामती जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, बात सही है। फेंगपुई, फेंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं कौन है? सैडल पीक है। सैडल पीक है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए 87 नंबर,
87 है कि कटचल द्वीप निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है। जो कटचल द्वीप है ये कहाँ हो जाएंगे, कटचल द्वीप कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंडमान सागर में स्थित है कटचल द्वीप। और ये किसका हिस्सा है, तो मध्य निकोबार का, ये जो क्षेत्र है मध्य निकोबार का हिस्सा है और ये अंडमान सागर में स्थित है कटचल द्वीप। आइए 88 नंबर, कोंकण तट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोंकण तट के बारे में विचार करना है, कर लीजिए। इसका विस्तार सूरत के दक्षिण से गोवा तक हुआ है, बिल्कुल सही है। ये गुजरात से लेकर के और गोवा तक, यानी कि दक्षिणी गुजरात में सूरत कह रहा है, सूरत के दक्षिण से लेकर के गोवा तक हुआ, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह पश्चिमी घाट और पश्चिम मुखी ढलान द्वारा महाराष्ट्र के ऊंचे भूभाग से अलग होती है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका 89 नंबर, 89 नंबर। चलिए 89 नंबर पर आइए। 89 क्या कर रहे हैं, मिलान करना लग रहा है। पहाड़ी और उसके संबंध में राज्य में निम्नलिखित में कौन सा युग्म पर विचार करना है, विचार कर लीजिए। खासी पहाड़ी कहाँ पड़ता है, तो आप जानते हैं गारो खासी जयंती कहाँ हो जाएगी, मेघालय में हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ये बात खास सही है। यहाँ पर लौह अयस्क की खुदाई के लिए ये काफी प्रसिद्ध रहता है। कॉफी का भी उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ी पर होता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। गिरनार पहाड़ी कहाँ है, तो गिरनार कहाँ हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा गिरनार, ये जो एशियाई शेर है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। पालनी पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, तो आंध्र प्रदेश नहीं है, ये क्या हो जाना चाहिए, तो होना चाहिए तमिलनाडु होना चाहिए। इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक युग्म सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, हिमालय के संरचनात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। बृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा पृथक होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो लघु हिमालय है और आपका बृहद हिमालय है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या है, ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा क्या है, एक दूसरे से ये पृथक होते हैं, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। आइए 91 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र मेसोजोइक युग के दौरान समुद्र के नीचे था, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे कि मेसोजोइक युग के समय जो भारतीय मरुस्थल राजस्थान का क्षेत्र है वो क्या था, समुद्र के नीचे था। जैसलमेर के पास ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप के साक्ष्य मिले हैं, इसी से पता चलता है कि जो हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है एक समय क्या था, समुद्र के नीचे था। तो ये कारण भी क्या है, स्पष्ट है, इसका मतलब क्या है, कारण और व्याख्या दोनों करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए 92 नंबर, 92 नंबर आइए। 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाले बरखान को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो बरखान है, इसका निर्माण होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या है कि लंबे दूरी तक क्या है, कोई बस्ती नहीं होती है, कोई अवरोध नहीं होता है, जिससे क्या है हवा बहुत तेज चलती है, और जो नरम जो पत्थर होते हैं उसको हवा के द्वारा निक्षेपित किया जाता है, काट दिया जाता है, तब निर्माण होता है बरखान का। और ये क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा बी, कि पवन की क्रिया द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, उसी को बरखान कहा जाता है। ये किससे होता है, पवन के क्रिया, कि पवन के द्वारा निक्षेप किया जाता है, काटा जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होती है, घनी आबादी नहीं होती है, जनसंख्या नहीं होती है, पेड़ पौधा उतना नहीं होता, जिसके वजह से क्या है हवा बहुत तेज चलती है और लंबे समय तक उसको अवरोध नहीं मिलता है, जिसके वजह से क्या वो डायरेक्ट पत्थर को काटने में ज्यादा सक्षम होती है, ज्यादा ऊर्जा से वो पत्थर को काट सकती है। नरम पत्थर तो कट जाता है, लेकिन जो हार्ड पत्थर होता है जो नहीं कटती है और अर्धचंद्राकार के जो रूप बना लेती है उसी को बरखान कहा जाता है। आइए 93 नंबर, अरावली श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अरावली श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह विश्व के सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत में से एक है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। माउंट आबू की पहाड़ी स्थित गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात सही है। ये गुरु शिखर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान वाले क्षेत्र में गुरु शिखर हो जाएंगे, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक प्रणाली है और स्थान है। आर्कियन समूह का संबंध किस स्थान से है, तो आर्कियन समूह का संबंध किससे हो जाएगा, आर्कियन समूह का संबंध हो जाएगा किससे, तमिलनाडु, कर्नाटक, छोटा नागपुर, और जो छोटा नागपुर अरावली वाले क्षेत्र है इसका संबंध हो जाएगा आर्कियन समूह से। वही कह रहा है कि धारवाड़ प्रणाली का संबंध किससे हो जाएगा, कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार और अरावली श्रेणी से इसका संबंध हो जाएगा धारवाड़ प्रणाली का। कुडप्पन प्रणाली का संबंध हो जाएगा पेन गंगा गोदावरी के नीचे घाटी और तालचेर क्षेत्र से संबंध हो जाएगा। विंध्यन प्रणाली का संबंध किससे होगा, तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक मध्य भारत उच्च भूमि का इसका संबंध हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3241, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 95 नंबर क्वेश्चन पर, 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 95 कह रहा है कि भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक मध्याह्न चुना है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
मानक मध्याह्न रेखा को 7.5 देशांतर के गुणक में चुना जाता है क्योंकि प्रत्येक ऐसा गुणक यूटीसी से ठीक 30 मिनट के समय का अंतराल का अनुरूप करती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी की वजह से उस गुणक में चुना जाता है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगे। एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 क्या कह रहा है कि अपवाह प्रतिरूप है और विशेषता है। देखिए नदी के द्वारा जो अपवाह प्रतिरूप बनाया जाता है उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होती है वो वृक्ष की शाखा के समान दिखाई देने वाली अपवाह प्रतिरूप होती है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अरीय जो प्रवाह होती है, जो अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदी जो सभी दिशाओं में बहती है उसे अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होती है, ये होती है नदी एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीय सहायक नदी उसके समकोण पर मिलती है, क्या है कि जालीनुमा आकार की बनती है। अभिकेंद्रीय क्या हो जाएगी, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप हो जाएगी। नदियां सभी दिशाओं में आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, ये अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 412 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 97 नंबर। सिंधु की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। तो सुलेमान श्रेणी से कौन सी निकलती है, ये हो जाएगा खुर्रम तोची और गोमल। ये क्या सुलेमान श्रेणी से निकलती है और ये सिंधु घाटी की सहायक नदियां हैं। तो कौन सा श्रेणी से निकलती है, सुलेमान से, खुर्रम, तोची, गोमल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। 98 नंबर थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा। बोलते हैं कावेरी नदी के संबंध में विचार करना है। कावेरी नदी के संबंध में विचार करना है। यह कर्नाटक के कोगाडू जिले से में 1341 मीटर की ऊंचाई स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि यह सदाबहार नदी है क्योंकि इसमें ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचली बेसिन में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कावेरी नदी के बारे में दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट है 99 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक निर्देशांक भारतीय संघ के सबसे दक्षिण बिंदु को दर्शाता है जहां 2004 में सुनामी के दौरान जलमग्न हो गया था। यानी कि भारत के सबसे सुदूर जो दक्षिण में जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट जो नॉर्थ है वो क्षेत्र है। यहीं पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। यहीं पर भारत का जो सबसे सुदूर में दक्षिण बिंदु है। आइए 100 नंबर क्वेश्चन। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। गोदावरी नदी के बारे में विचार करना है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी में होती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सॉरी, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे क्योंकि अमरकंटक से गोदावरी का विकास नहीं हुआ है। अमरकंटक से गोदावरी का विकास नहीं हुआ है, जबकि इसका उद्गम है नासिक के त्र्यंबकेश्वर में इसका निर्माण होता है इस गोदावरी का। यह केवल अपने डेल्टाई क्षेत्र में नौगम्य और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, तो केवल और केवल एक गलत है क्योंकि गोदावरी नदी का विकास है ये कहाँ होती है, ये होती है अमरकंटक में। इसका विकास न होकर के ये त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में पड़ता है वहां से इसका निर्माण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। भारत में देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर होती है। ये बात क्या है, सही। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है और 1 घंटे के अंदर बराबर 1 घंटे के जो अंतर है 15 डिग्री देशांतर के बराबर होती है। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगी 2 घंटा। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में किसी भी समय सूर्योदय या सूर्यास्त होती है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय या सूर्यास्त की घटना होगी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिससे पूर्वी स्थान पर पश्चिमी स्थान की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन व्याख्या नहीं करती है क्योंकि मेन क्या है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ये 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। लेकिन ये पश्चिम पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसकी वजह से पूरा में पहले सूर्योदय होता है पश्चिम में, बाद में सूर्योदय। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज के लिए ये सेशन है यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।